सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। बहुत से सियासी और मौशी सूरत हाल पर आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होगी, लेकिन सबसे पहले मैं आगाज़ में बात करूँगी समंदरी तूफ़ान बिपरजॉय की, जिसके नाम पर भी कई बहस छिड़ गई हैं कि इसका नाम बिपरजॉय है या बिपरजॉय है। लेकिन ये तूफ़ान या साइक्लोन कराची के साहिल से टकराने का ख़तरा जो है वो अब नज़र आने लगा है। तूफ़ान की वजह से पाकिस्तान के कई इलाके मुतासर हो सकते हैं। हाई अलर्ट जारी हो गया है, जबकि कराची इंतज़ामिया की तरफ से जो कराची का साहिल है उसके जाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने फ़ज़ाई दौरा भी किया और सारी सूरत हाल से आगाह भी किया। लेकिन आज हम अपने प्रोग्राम में आगाही भी देंगे और तदाबीर भी बताएंगे और हुकूमत और इंतज़ामिया इस हवाले से क्या कर रही है उससे भी आगाह करेंगे। सबसे पहले मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सलमान शाह साहब जी, हैं PDMA के। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। क्या सूरत हाल है इस वक्त साइक्लोन की और कितना ये ख़तरनाक हो सकता है समंदरी तूफ़ान? साइक्लोन की इस वक्त सूरत हाल ये है कि कराची से तकरीबन सुबह 10 बजे 600 किलोमीटर दूर था साउथ की तरफ, और अभी इसका रुख नॉर्थ की तरफ है और उसके बाद ये टर्न करेगा स्लाइटली और इंडिया और पाकिस्तान की कोस्ट जहाँ पे मिलती है, जो बॉर्डर एरिया है, वहाँ पे इसका लैंडफॉल का ट्रैक बन रहा है, जो कि 15 तारीख को आफ्टरनून में लैंडफॉल करेगा। उसकी वजह से 3 किस्म के खतरात हमारी साहिली पट्टी और जो सदर्न पार्ट्स ऑफ सिंध है उसको है। साहिली पट्टी में तो स्टॉर्म सर्ज का काफ़ी ज़्यादा है, जो कि 3 से 3.5 मीटर तक हो सकती है, और उसके अलावा हवाएं 100 से 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल सकती हैं, और इसके अलावा जो है वो बारिश हो सकती है। बारिश के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हमने इस सारी सूरत हाल को मुंह देना है और उसके लिए ऑर्डर्स कर दिए गए हैं। अभी मैं साहिली पट्टी के विजिट पर ही हूँ। अच्छा। और सुबह चीफ मिनिस्टर साहब ने विजिट किया है, वहाँ पे हमने 2 मीटिंग्स की हैं केटी बंदर और शाह बंदर में। वहाँ पे 100% पॉपुलेशन को इवैक्यूएट करने के लिए ऑर्डर कर दिया गया है। जिस तरह आपने खुद कहा सलमान साहब, आप खुद साहिली पट्टी के विजिट पर हैं, हज़ारों लोग यहाँ पर आबाद हैं, उनके इनकला के लिए भी कोई बाज़ारी इंतजाम नज़र नहीं आ रहे हैं। अब उनके इनकला के लिए और उनको कहाँ पर फिर रखा जाएगा इस सारी सूरत हाल में, क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? जी, तकरीबन 183 जो है वो रिलीफ कैंप्स की साइट्स को आइडेंटिफाई किया गया है। अच्छा। और जो आबादी को वहाँ पर मुंतकिली का जो काम है वो शुरू हो चुका है। कल शाम 6 बजे तक का टाइम दिया है। अभी तक तकरीबन 2000 लोग जो है, जो कमिश्नर हैदराबाद ने ब्रीफिंग दी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि इस वक्त तक निकाले जा चुके हैं और मजीद भी तकरीबन 50,000 के करीब लोग और जो है वो मुंतकिल करने हैं, जिसके लिए कल शाम तक का टाइम दिया गया है। अच्छा, ये बताएं अब लोग किस तरह से एहतियाती तदबीर हासिल करें, किस तरह एहतियात करें? क्या आप कहना चाहेंगे आवाम को, ख़ास तौर पर इनमें खौफ भी है, डर भी है कि इस तूफ़ान से कहीं उनको नुकसान ना पहुँचे, तो वो क्या प्रिकॉशंस अपनाएं? देखिए जी, जैसे मैंने बताया हवाएं तेज चलेंगी तो अपने जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो जितने भी लूज ऑब्जेक्ट्स हैं उन सबको सिक्योर कर लें। जैसे हमारे जो मरम्मती अशिया होती हैं घरों के बाहर, सीढ़ियाँ लगी होती हैं या और कोई अगर घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वो उनके गिरने का खतरा होता है। गाड़ियाँ अपनी दरख्तों के नीचे ना पार्क करें। अच्छा। कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है उसके नज़दीक ना पार्क करें। जिस दौरानिए में हवा चल रही है तेज़, उसमें घर से निकलने से एहतियात करें। इंतहाई शदीद ज़रूरत की सूरत में निकले। समंदर के नज़दीक जाने से एहतियात करें। बाकी जो बारिश के लिए जो एहतियात होती हैं कि इलेक्ट्रिक पोल्स और करंट लगने का खतरा होता है, उनसे एहतियात करें। जो साहिली पट्टी के लोग जिनको हुकूमत ने हिदायत दी है कि वो अपने घर इवैक्यूएट करें, वो इंतजामिया के साथ ताउन करें और महफूज मुकाम तक लाजमी शिफ्ट हो जाएं कल शाम तक। इसके अलावा वायर्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, पोल्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, बिलबोर्ड्स वगैरह गिरने का खतरा होता है, तो वो भी इंतजामिया को हिदायत कर दी गई है, उन सबको रिमूव करें। लेकिन आवाम को भी जो है अपनी तरफ से एहतियात करते हुए उन तमाम चीज़ों के नज़दीक जो कि हवा से या बारिश से गिरने की जिनके इम्कान आते हैं। ठीक है, ये सारी जो प्रिकॉशंस हैं ना वो सिर्फ आप लोग कर रहे हैं, बल्कि लोगों को भी हिदायत दी हैं। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब, NDMA हमारे साथ मौजूद थे। इसी सूरत हाल पर जो कि कराची का जो साहिल है बताया जा रहा है, इस वक्त कराची के जनूब से तकरीबन 760 किलोमीटर दूर है ये तूफ़ान। वहाँ पर सारे समंदर पर क्या सूरत हाल है, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद काशान हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। काशान, क्या सूरत हाल देख रहे हैं? कितना एरिया है जिसको अभी बंद कर दिया गया है? लोगों की आमदोरफ्त के हवाले से क्या इंतजाम किए हैं?
बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कराची के साहिल समंदर पर मौजूद हूँ। बिपरजॉय समुद्री तूफान जो कराची की जानिब आ रहा है, महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री तूफान कराची के जुनूब में 570 किलोमीटर दूर है और ठट्ठा 550 किलोमीटर के फासले पर है। हुकूमत की जानिब से तमाम हंगामी इंतजाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। NDMA की जानिब से अब से कुछ देर पहले जो कौमी राब्ता कॉन्फ्रेंस भी मुनक़िद की गई है, जिसके अंदर सेक्रेटरी सिंध गवर्नमेंट और नेशनल और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अफसरान जो है उसके अंदर शरीक थे। तमाम की जानिब से जो है वहाँ पर अपनी मौजूदगी जो है यकीनी बनाई गई है। इसके अलावा मेरे कैमरामैन दानिश शकील आपको समंदर के ये मनाजिर यहाँ पर दिखा रहे हैं। समंदर की लहरें जो हैं कैसे ठाट टमाटर समंदर की लहरें जो हैं साहिल के जो दीवार थी वहाँ से दिखाई दे रही होंगी। देखने वाले नाजरीन तमाम समंदर के मनाजिर देख सकते हैं। पर दूसरी जानिब अपने नाजरीन को हम यही बता चलें, कराची के मनचले नौजवान जो हैं उनकी जानिब से समंदर के जो है रुख किया गया था। DSA के एहलकारों ने उनको यहाँ से दूर कर दिया। पुलिस की नफरी जो है मैकडोनल्ड से CVO की जानिब आने वाले रास्ते पर मौजूद है। आने वाले रास्ते को मुकम्मल तौर पर जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमत सिंध की जानिब से इंतजाम जो है मुकम्मल कर लिए गए हैं। अब से कुछ देर में जो है इब्राहिम हैदरी की आबादी जो है उसका भी इनखला करने का अमल जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। PDMA के हुकाम जो है वहाँ पर पहुँच गए हैं। इसके अलावा इब्राहिम हैदरी हो गया, किमाड़ी के करीब जो नज़दीकी साहिली पट्टी के इलाके हैं उनको भी मुकम्मल तौर पर खाली कर लिया जाएगा। अगर मौसम की बात कर ली जाए, शहर का मौजूदा दर्जा हरारत जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 2 रोज़ के अंदर बारिशें जो है वो मज़ीद एक्सपेक्टेड हैं, जो कराची के अंदर शदीद बारिशें होंगी। दूसरी जानिब पता चले हवा में नमी का तनासब जो है 35% जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। मोहम्मद काशान, बहुत शुक्रिया। हमें साहिल समंदर से सारी सूरत हाल आगाह कर रहे थे। इस वक्त ये आपका तफरी करने का वक्त नहीं है। वो लोग जो तफरी गर्ज से जा रहे हैं साहिल समंदर, उनको कहा जा रहा है हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कि अभी यहाँ से दूर रहें, क्योंकि तूफ़ान किसी वक्त भी कराची के साहिल से भी टकरा सकता है। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं महर साहिबजाद साहब, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं मैट के। बहुत शुक्रिया महर साहब। आप किस तरीके से देख रहे हैं इस सूरत हाल को? कितना दूर है अभी साइक्लोन कराची के और सिंध की साहिली पट्टी से? ये बिल्कुल जी, अभी ये कराची के आस्ता आस्ता करीब आना शुरू हो गया है। ये मॉर्निंग में ये 600 किलोमीटर था, लेकिन अब इसका फासला और मजीद कम हो गया है। लेकिन ये अभी भी बड़ी शिद्दत से मूव कर रहा है हमारे नॉर्थ वर्ड, और ये अगले जो है यानी अब इसका टारगेट जो यानी आप कह लें कि जी बीच से टकराने का जो है वो तकरीबन परसों 14 तारीख है, 14 या 15 की रात को तकरीबन ये टकराएगा। लेकिन इसकी शिद्दत इजाफा हो गया है। अभी भी आप देख रहे होंगे कि कराची और उसके आसपास जो है समुंदर की लहरों में शिद्दत आनी शुरू हो गई है। तो आस्ता आस्ता जो है वो एहतियाती तदाबीर हमने बता दिया हुआ है कि जी मछेरे समुंदर में ना जाएं। महर साहब, ये कितने एरिया को मुतासर कर सकता है अगर हम साहिली पट्टी के आसपास के इलाकों की बात करें? तो ये तो देखें बहुत वसी होता है, ये सैकड़ों किलोमीटर होता है इसका एरिया जो होता है ना, काफी दूर तक जा रहा होता है। और इसके इसी चीज के जेरे असर जो है ना, हमने एक वार्निंग भी दे दी है जो कि इसके जेरे असर हवाएं ऊपर भी जाएंगी। पंजाब या सिंध के जो है ना इलाके तमाम जो है ना वो बारिशों की ज़द में आ जाएंगे परसों से, और वो अच्छे हैं। बलोचिस्तान के कुछ इलाके हैं, KPK का सदर्न पार्ट है, ये काफी दूर तक इसका वो होगा। तो वो हमने इसकी वार्निंग भी इशू कर दी है। खैर एजेंसी से हमारा राब्ता है, हमारे जो पाकिस्तान की जो जितनी भी डिजास्टर रिस्क जो है मैनेजमेंट है वो कराची में ही बैठी है, इजलास भी कर रही है, लोगों को हिदायत भी दे रही हैं, और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अब शिद्दत को तो कम नहीं किया जा सकता, लेकिन जैसे टकराएगा फिर उसका वो जो है एवैक्यूएशन मेरा ख्याल लोगों की शुरू होगी कुछ जो साहिल के नजदीक है। बिल्कुल। तो ये बताइएगा कि ये आपने जिस तरह कहा कि ना सिर्फ बारिशों का भी सिलसिला होगा जो पंजाब तक ही जाएगा और उस ज़ाहिर पूरे एरिया को मुतासर कर सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ कराची की, तो जो कराची की साहिली पट्टी है, आपने कहा कि सुबह में ये 600 किलोमीटर कराची से दूर था, लेकिन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ये खुदा ना खास्ता अगर ये आता है कराची की साहिली पट्टी से टकराता है और वो लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको कितना ख़तरा हो सकता है? क्योंकि खुद हमने अपने नाज़रीन को बताया कि लोगों का इनकला नहीं शुरू हो सका है अब तक। महर साहब, ये जो हमने बताया है ना कि जी इन लहरों की ऊंचाई जो है ना जी वो 3 से 3.5 मीटर होगी, यानी आप कह सकते हैं कि 10 फुट तक ऊंचाई होगी कराची जब ये समुंदर से जमीन के साथ टकराएगा। वैसे इसके मरकज में जो है ना वो 40 फुट तक लहरें जा रही हैं, जहाँ से वो इसका एक सेंटर बना हुआ है जिसके गिर्द हवा घूम रही है, और वो एक खतरनाक सा वो बना हुआ है। वो यानी आप कह लें कि
तकरीबन 200 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से उस एरिया में हवा भी चल रही है। लेकिन ये कराची तक आते आते या कराची से जब टकराएगा या केटी बंदर से जाएगा या शाह बंदर एक जगह है वहां तक जाएगा, फिर आगे ठट्टा, बदीन, ये इलाके जो हैं हैदराबाद और उसके आसपास के, यहाँ पे भी 100 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने के चांसेस है। जो हमारा ये आपको पता है कि जी हमारे सिंध में ज्यादा कल्चर जो है ना वो छप्पर टाइप वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसा ही है, तो उसको काफी डैमेज होने का काफी मुतासर होंगे वो, इसीलिए लोगों को से कहा जा रहा है कि वो इनकला जो है वो यहाँ से कर लें। बहुत शुक्रिया आपका महर साहिबजाद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो ये सारी सूरत हाल थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अब जरा बात कर लेते हैं, बजट तो आ गया और ये बजट आवाम के लिए कैसा होगा और आवाम को इससे कोई तवक्कुआत हैं इस बजट के आने के बाद? क्या कोई महंगाई कम होगी या उनकी अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम होंगी? पहले आवाम की राय आपको दिखाते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। 80% बढ़ गई है और हमारी जो तनख्वाह है ना वो 20% भी नहीं बढ़ी। बजट आने से हमारा क्या फ़ायदा? हमारा तो कोई फ़ायदा नहीं है, आवाम का तो कोई भी फ़ायदा नहीं है। महंगाई तो वही अपनी जगह पर है, तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं है, गरीब बंदा मर रहा है। नौकरियों के लिए काम होना चाहिए, ये नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट जो है इदारों के लिए सैलरीज बढ़ें, प्राइवेट इदारों की भी सैलरीज बढ़नी चाहिए। मैं समझता हूँ असल आम आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और सैलरी बढ़नी चाहिए। महंगाई तो बहुत बढ़ रही है, जिस हिसाब से सैलरी नहीं बढ़ रही इस हिसाब से महंगाई बढ़ रही, हर चीज़ महंगी है, हर चीज़। दवाई लेनी मुश्किल हो गई है, आटा, घ्यो, दालें, हर चीज़, किसी चीज़ को हाथ नहीं मिलता। अगर आटा मिलता है तो गरीब आदमी को वो भी लाइनों में लाके मिलता है। ये अवाम दोस्त नहीं, अवाम दुश्मन बजट है। ये जो बजट पेश किया है ये बिल्कुल अवाम दुश्मन बजट पेश किया गया है। ये बिल्कुल, इसमें गरीब आदमी को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ये इन लोगों ने सरकारी लोगों को फ़ायदा दिया ना, जो हम जैसे मजदूर बन रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं दिया। वो तो जैसे लटके थे वैसे ही लटक गए हैं। सरकारी तो आवाम को तो कोई ख़ास उम्मीद इसलिए नहीं है क्योंकि जो बजट पेश किया गया साल 2023-24 का वो 9 जून को, जिसमें हुकूमत की तरफ से बड़े मुश्किल मुआशी हालात में एक ज़िम्मेदाराना बजट उसको करार दिया गया। मगर अगर बजट की तफसीलात में हम जाएँ तो बहुत से पहलू ऐसे हैं जिन पर बात की जाना बहुत ज़रूरी है। तो बज़ाहिर ये बजट ऐसा ही है जैसा इलेक्शन से पहले का बजट होता है। इसमें कारोबारी तबके और सरकारी मुलाजमीन के लिए अच्छी खबरें हैं, लेकिन निजी इदारों के तनख्वाहदार तबके और आम पाकिस्तानी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में तो 30 से 35% का इजाफा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि सरकारी मुलाजमीन की तादाद है ही कितनी? वो तो आटे में नमक के बराबर है। और बजट में महंगाई कम करने के हवाले से कोई ख़ास इक़दाम दिखाई नहीं दिए। गो के बुनियादी इस्तेमाल की चीज़ों में मज़ीद टैक्सेस नहीं लगाए गए, लेकिन टैक्सेस को कम भी नहीं किया गया, सब्सिडी भी नहीं दी गई। कुछ रोज़ कबल वज़ीर ख़जाना को ये कहते हुए हमने सुना कि इस मरतबा आवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा। आवाम की नज़र में तो आवाम दोस्त का मतलब यही होता है कि महंगाई कम हो, उनकी आमदन में इजाफा हो। मगर इस बजट से ना तो आटा, दाल, चीनी, बिजली सस्ती होंगी और ना ही महंगाई में कमी होगी, ना ही कोई आमदन बढ़े के इम्कानात मौजूद हैं। असल मसला निजी इदारों में काम करने वाले मुलाजमीन का है। उनकी तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से हुकूमत ने क्या इक़दाम किए? सिर्फ कम अज़ कम तनख्वाह 32,000 रुपये ऐलान कर देना काफ़ी है। कारोबार की बुरी सूरत हाल की वजह से निजी इदारों के मुलाजमीन जो हैं वो उनको निकाल रहे हैं ताकि उनके फिर अखराजात को कम किया जा सके। अब इन मामलात को तो बजट में ज़ेर बहस लाया ही नहीं गया। तो बजट का जो हुजम था 14,460 अरब रुपए, यानी कि हुकूमत के मुताबिक वो 14,460 अरब रुपए मुख्तलिफ ज़राए से वसूल करेंगे और उतनी ही रकम एक साल में खर्च भी करेंगे। अगर हम अखराजात पर नज़र डालें तो मालूम ये होता है कि 7,303 अरब रुपए सूद की अदायगी में जाएंगे, 761 अरब पेंशन्स पर जाएंगे, 1,804 अरब दिफा में जाएंगे, 1,464 अरब ग्रांट्स में और 1,074 अरब सब्सिडीज़ में, 714 अरब सिविल सरकार में जाएंगे, 200 अरब एमरजेंसी में और 1,140 अरब जो हैं वो तरक्याती कामों पर खर्च होंगे। क्या ये हुकूमत ये रकम हासिल कर पाएगी और क्या इतने ही अखराजात करेगी? और ये सब हो भी गया तो सवाल फिर भी घूम फिर के वही कि आखिर आवाम के हिस्से में क्या आएगा? तो बजट से जो कहा जाता है आवाम दोस्त होगा, तो ये आवाम दोस्त का नाम ही सिर्फ रह गया है, ये आवाम दोस्त बजट तो होता ही नहीं है। इसी पर हम बात मुझे ज्वाइन कर रहे हैं ज़िशान मर्चेंट साहब जो कि टैक्स एक्सपर्ट हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मियाँ जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मारूफ बिजनेसमैन हैं। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। ज़िशान साहब, टैक्सेस लगाए भी गए, कुछ चीज़ों पर टैक्सेस जो थे वो पहले जैसे ही रखे गए, लेकिन सवाल वही कि वो लोग जो टैक्स नेट में नहीं थे वो तो नहीं हैं, वो तो अब भी आराम से हैं। जो आप जैसे मुझ जैसे लोग हैं जो टैक्स देते रहे
वो आज भी टैक्स देंगे, उससे ज़्यादा देंगे, अब भी उन्हीं की जेबें काटी जाएंगी, फिर नया क्या है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इस बजट में सिर्फ जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर ही मजीद बोझ डाला जा रहा है, और एक मामूली सा टैक्स लगाया है नॉन फाइलर्स के लिए कि जो बैंक से 50,000 रुपए से ज्यादा निकालेगा पैसे, तो 50,000 रुपए निकालने पे उसको 300 रुपए उससे टैक्स ले लिया जाएगा और उसको बोला जाएगा बस तुमसे और कोई टैक्स नहीं लेना, ये 300 रुपए तुमसे बहुत हमने टैक्स ले लिया। लेकिन इसका असर ये आएगा कि मुझ पे, आप पे, हम सब पे जो है टैक्स का रेट बढ़ जाएगा। अभी आपने जैसे बजट की बात की कि बजट में तकरीबन जो है 9,200 अरब जो है वो टैक्स से हासिल करना है। पिछले साल का जो टारगेट था वो 7,200 अरब था। अब जब 7,200 अरब ही हासिल नहीं हुआ है तो ये 9,200 कैसे हासिल होगा, ये सोचने वाली बात है ना। बिजनेसेस जो है वो सही अपने पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं, ना चल रहे हैं, ना इंडस्ट्री चल रही है, ना जो है एक्सपोर्ट बढ़ रही है, ना जो है ट्रेड में कोई खातिर खा काम हो रहा है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो टारगेट्स जो भी बनाए गए हैं ये जो है बहुत एम्बिशियस टारगेट्स हैं। नहीं और तो ये जो टारगेट्स बनाते हैं डॉक्यूमेंट्स में ही रह जाते हैं, इनकी रियलिटी तो कहीं होती नहीं है ज़िशान साहब। देखिए अब इन्होंने किया क्या, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर साहब पिछले 2-3 रोज से फरमा रहे हैं कि देखिए हमने बड़ा जबरदस्त इसको प्लान किया हुआ है, और प्लान इस तरह से किया कि वो ये कहते हैं कि 30% टैक्स बढ़ाया है, जिसमें 21% तो इन्फ्लेशन से कवर हो जाएगा, 3.5% ग्रोथ से कवर हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 24.5% होता है तो ये कवर होगा कैसे? ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी वजह ये है कि 5.5% का एक गैप है। इसके अलावा जो है आप ये देखें कि अगर टारगेट जो ऐसे बनाए जाएं कि जो अचीव करने जैसे हों, मुझे तो इस तक ऐसा लगता है कि ये जो भी टारगेट बनाए हैं इसमें ये बहुत जल्दी जो है ये एक और कोई मिनी बजट टाइप की चीज आएगी और हमें फिर मजीद टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप इस बजट को थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो इस बजट में ना रिटेल सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स लगाया गया, ना होलसेल सेक्टर के ऊपर कोई टैक्स लगाया गया। एग्रीकल्चरल सेक्टर तो है ही सेक्रेट काउ, एग्रीकल्चर सेक्टर की तो बात करना भी जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि ये सूबाई जो है टैक्स है, सूबे से इन्फोर्समेंट होती नहीं है तो एग्रीकल्चर के मद में टैक्स रिसीव होता ही नहीं है। तो परेशानी ये है कि जैसे अभी आपके जो व्यूअर्स जिनका आपने थोड़ा सा सुनाया हमें बातचीत, वो सही कह रहे हैं कि किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जब तनख्वाह नहीं बढ़ेगी और महंगाई इतनी ज्यादा होगी तो कैसे तो कैसे फिर इंसान गुजारा करेगा ना, यही तो सवाल है। मियां जाहिद हुसैन साहब, जब आपका पॉइंट आया सर, मेरे पास वक्त की कमी है, जरा एक जवाब है मियां साहब का भी ले लूं। मियां जाहिद हुसैन साहब, जब सनतें लगेंगी नहीं, सनतें लगती हैं तो रोजगार बनता है, रोजगार आता है। आप महंगाई कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं आपके सेक्टर की बात करूं तो क्या आपको लग रहा है ये बजट बेहतर है आप लोगों के लिए? जी, मैंने उस दिन बजट पे जो अपनी कमेंट्री दी थी, अपने ओपिनियन दिया था, तो मैंने उस दिन भी कहा था कि बजट में बहुत सारी अच्छी डायरेक्शंस हैं, मगर इंडस्ट्री के लिए कोई डायरेक्शन नहीं है। और इंडस्ट्री के लिए कोई इसमें मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक कॉन्सेप्ट होता है ना, वो इसमें बिल्कुल कतन नदारत है। तो बात यह कि मैंने कहा था कि 108वें नंबर पे है पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, तो एटलीस्ट गवर्नमेंट कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करने पे कुछ थोड़ी बहुत भी तवज्जो दे देती, कुछ गैस बिजली की अवेलेबिलिटी पे तवज्जो दे देती, तो इंडस्ट्री कुछ ना कुछ चलने के काबिल होती। और 21% जो मार्कअप है उसके ऊपर आप इंडस्ट्री कैसे रन कर सकते हैं? दुनिया की कोई इंडस्ट्री सर, मैं यहीं से आपको जोड़ूंगी। ये मैंने गुजारिश, ब्रेक का टाइम हो गया, वापस आके आपको यहीं से कंटिन्यू करते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू द शो। नाजरीन, हम बात कर रहे हैं बजट किस तरह से सरअंदाज हुआ है मुख्तलिफ सेक्टर्स पर। मियां जाहिद हुसैन साहब गुफ्तगू कर रहे थे, पहले हम जरा उनको ही कंटिन्यू कर लेते हैं। जी जाहिद साहब, प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी मैं ये कह रहा था कि जो बजट के खदोखाल हमने देखे हैं और अब तो अनलीश हो गया है काफी सारा बजट, तो उसमें हमें इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए कोई इंसेंटिव नहीं नजर आया। इंसेंटिव तो हमें कहना भी नहीं चाहिए, हम तो लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम होनी चाहिए, 21% जो मार्कअप है वो कम होना चाहिए। इसी तरीके से
हम पाकिस्तान जो है वो 108वें नंबर में है दुनिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से। उसमें हमें चीज़ें ठीक करनी चाहिए। जब ये चीज़ें हम ठीक करेंगे, यानी एनेबलिंग एनवायरनमेंट होगा इंडस्ट्री के लिए, तो इंडस्ट्री फ्लोरिश करेगी और सर्वाइव करेगी। अभी इस वक्त तो इंडस्ट्री सर्वाइव ही नहीं कर रही, और जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा होती है तो इससे हमारी मुराद ये है कि हमारी बिजली और गैस महंगी होने की वजह से हम जो माल बनाते हैं वो अगर कैप्टिव मार्केट यानी पाकिस्तान में बेचना हो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमें एक्सपोर्ट करना हो तो फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स के साथ हमें कॉम्पीट करना पड़ता है। तो हमारी जब कीमतें ज्यादा होंगी या कॉस्ट ज्यादा होगी तो हम जाहिर है कि उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। जब कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे तो हमें जो 30 अरब डॉलर का जो हमें एक्सपोर्ट करनी है वो कहाँ से होगी, वो नहीं होगी। इसी वजह से इस साल भी हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 30 अरब डॉलर की बजाय को 25-26 अरब डॉलर होंगी। तो इस तरीके से हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अगर गिरती जाएंगी तो फिर हम इंटरनेशनली कैसे मुकाबला करेंगे। और हमें तो डॉलर ही चाहिए ना मुल्क को बचाने के लिए। इस वक्त जो सबसे ज्यादा चीज नीडेड है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए वो डॉलर है, और डॉलर आना है एक्सपोर्ट से, लोकल सेल से तो आना नहीं। तो उसके लिए हमें इसको बेहतर करना होगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करना होगा, और उसका हल जो है वो कहीं दुनिया में कहीं और छुपा हुआ नहीं है, वो पाकिस्तान के अंदर ही उसका हल छुपा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे ठीक होगी। वो इस तरह ठीक होगी कि जो बिजली की हमारी चोरी चकारी है उसको बंद करना होगा। लाइन लॉसेज जो दुनिया में 8% है, हमारे यहाँ वो 12 से 22% है। तो लाइन लॉसेज को हमें ठीक करना होगा। जो बिजली के बिल लोग पे नहीं करते, वो जब लोग पे नहीं करते तो मुझे और आपको पे करने पड़ते हैं ना, तो फिर हमारी कॉस्ट पे आता है। तो ये चीजें जो हैं ये इसका हल हमारे अपने दरमियान। जाहिद साहब, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है ना। जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करते हैं तो फिर आपको लॉन्ग टर्म काम करना पड़ता है। आपको लगता है कि कोई भी हुकूमत जो भी आती है, बजट आता है, फिर मिनी बजट आता है, उन पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम तो नहीं हमें नजर आता कभी भी कि वो लॉन्ग टर्म कोई प्लानिंग करें, जो आप बातें कर रहे हैं। तो उसमें बात यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी। हम आप देखें कि 3000 अरब रुपए हमारा इस वक्त सर्कुलर डेट हो गया है। ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि हल हमारे अंदर मौजूद है और हमारी कैपेसिटी है इन चीजों को ठीक करने की। और अगर हम ठीक नहीं करेंगे, यानी मैं और आप सर्कुलर डेट बढ़ाते चले जाएं, बिल पे ना करें, गैस बिजली चोरी कर लें, तो क्या IMF हमें कब तक पैसे देगा, सऊदी अरब कब तक हमें पैसे देगा, या चीन कब तक देगा? एंड ऑफ द डे सऊदी वजीर खजाना ने कहा था ना कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे हैं, हम कब तक देते रहेंगे। तो बात यह है कि हम अपने चीजों को क्यों नहीं ठीक करते। तो गवर्नमेंट ये चीजें अपने एंड पे, पाकिस्तान के एंड पे ये चीजें ठीक करनी होंगी। इसी तरीके से हम 800 अरब रुपया मैं और आप देते हैं, मेरे और आपके टैक्स के पैसे हैं। वो पैसा जो है, ये जो सरकारी इदारे जो हैं, गवर्नमेंट के इदारे, 80 इदारे हैं, इनमें लॉसेज हो रहे हैं, तो इनको भी हमें ठीक करना होगा। अगर ये चीजें हम ठीक कर लें तो हल तो हमारे अंदर मौजूद है। हमारी कॉस्ट भी ठीक हो जाएगी, हमारी एक्सपोर्ट भी ठीक हो जाएगी। और अभी जो 7000 अरब रुपए का हमारा जो इसमें बजट डेफिसिट है, तो उसके लिए भी तो हमें पैसे बोरो ही करने होंगे ना। पैसे बोरो करने के लिए हमें या तो IMF पैसे दे, या वर्ल्ड बैंक दे, या एशियन डेवलपमेंट बैंक दे, तो उनके पैसे जो होते हैं वो बड़े सस्ते मार्केट पे होते हैं। और अगर उन्होंने ना दिए तो हमें फिर पाकिस्तान से ये पैसे अपने बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से लेने पड़ेंगे। और पाकिस्तान में रेट 21% चल रहा है। अगर आप वर्ल्ड में दूसरे कमर्शियल बैंकों से, चाइना वगैरह से लेंगे तो वो आपको 8-9% पे मिलेंगे। तो इसलिए कमर्शियल लोन्स पे जाने की बजाय या अपने पाकिस्तानी बैंकों से लोन लेने की बजाय हमें वर्ल्ड के जो इदारे हैं, IMF वगैरह है, इन्हीं के पास जाना होगा। ठीक है, ये हमें करने की जरूरत है। पॉइंट टेकन मियां जाहिद हुसैन साहब, हमारे साथ ही आप रहिए। आगे बढ़ते हैं और कोर्ट की खबर में अब आज बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के पंजाब इंतखाबात का जो मामला है उसमें वफाकी हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन नज़रसानी समात के लिए लार्जर बेंच की जो इस्तदा की गई थी उसको मुस्तरद कर दिया है। और चीफ जस्टिस उमर बंदियार ने नज़रसानी केस की समात के लिए अब 3 रुकनी बेंच ही बरकरार रखने का फैसला किया है। पंजाब इंतखाबात का केस का मामला किस तरफ जाएगा, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदा इमरान वसीम हमारे साथ मौजूद है। इमरान, क्या हुआ आज? ये जो लार्जर बेंच की इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया गया और क्या कहा गया इस पर? देखें, जो दूसरा नया कानून हुकूमत ने बनाया था अदालती इस्लाहात के हवाले से, जो आर्टिकल 188 का जो स्कोप है नजरसानी का, उसको वाइड कर दिया गया था। इस हवाले से जो कानून बना था उस पर 26 मई को जो है सदर मुमलिकत ने दस्तखत किए थे, और 29 मई को वो जो कानून था वो ला के सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के सामने रखा गया। और अटॉर्नी जनरल अदालत से ये कहा कि चूंकि अब नया कानून आ गया है तो लिहाजा ये जो 3 रुकनी बेंच है इस केस की इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त के ऊपर फर्दर समात नहीं कर सकता, आपको लार्जर बेंच बनाना पड़ेगा। तो अदालत ने ये जो चीज़ें उनके सामने रखी गई, नया कानून रखा गया, अदालत ने यह कहा कि फिर ऐसा कर लेते हैं
कि एक तारीख मुकर्रर कर लेते हैं और आइंदा तारीख पे तहरीक इंसाफ के वकील भी अली ज़फ़र साहब भी अदालत में मौजूद होंगे, उन्हें इस कानून से मुतल्लिक बताएंगे और फर्दर इस मामले पर जो है वो कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो 6 जून की अगली तारीख मुकर्रर की गई। 6 जून को तहरीक इंसाफ के वकील अली ज़फ़र पेश हुए और फिर उसके बाद ये फैसला हुआ कि ये जो नए कानून के खिलाफ दरख्वास्तें आई हैं और पंजाब इंतखाबात के हवाले से जो ECP की नज़रसानी की दरख्वास्त है, इसे क्लब करके जो है वो सुना जाएगा और अगली तारीख जो है वो 13 जून मुकर्रर की गई। तो इस पर वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ ये था कि अगर 13 जून को जो है ये लार्जर बेंच बन जाता है तो तब तो इस केस को अटॉर्नी जनरल जो अदालत में जाके परसू करेंगे, लेकिन अगर 13 जून को लार्जर बेंच ना बना तो फिर उस सूरत में जो अटॉर्नी जनरल है मंसूर उस्मान अवान साहब, उन्होंने हमारे 2 सहाफ़ी साथियों के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हम फिर अदालती कार्रवाई का बाइकआउट करेंगे। अगर 3 रुकनी बेंच को लार्जर ना किया गया तो फिर 13 जून को वो अदालत को असिस्ट नहीं करेंगे। तो चीफ जस्टिस ने जो कल की समाअत के हवाले से 13 जून को जो नज़रसानी का मुकदमा मुकर्रर है पंजाब के इंतखाबात के हवाले से और जो दूसरे कानून के खिलाफ जो दूसरा कानून बनाया था अदालती इस्लाहात के हवाले से, उसके खिलाफ जो दरख्वास्तें मुकर्रर हैं उस पर 5 रुकनी बेंच नहीं बल्कि जो 3 रुकनी बेंच है उसी को बरकरार रखा है। तो फिर इसी तरीके से वफाकी हुकूमत की जो इस्तदा थी लार्जर बेंच बनाने की वो रद्द हो गई और चीफ साहब ने 3 रुकनी बेंच बरकरार रखा है और कल यही 3 रुकनी बेंच जो है इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त पे और नए कानून के खिलाफ जो दरख्वास्तें हैं उस पर समाअत करने जा रहा है। तो क्या जो नए कानून के खिलाफ कितनी दरख्वास्तें हैं, क्या उनको यकजा किया गया है इमरान? 3 दरख्वास्तें हैं नए कानून के खिलाफ। एक गुलाम मोहिउद्दीन साहब हैं कराची से, दूसरे जमान खान वर्दग हैं लाहौर से और तीसरे रियाज हनीफ राही साहब हैं। एक ये मुकदमा है नए इस्लाहाती अदालती इस्लाहात के खिलाफ जो इस्लाहात के हवाले से जो नया कानून है, एक ये मुकदमा है। दूसरा इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है। इन दोनों को यकजा कर दिया गया है। कल इसके ऊपर समाअत होनी है, लेकिन अटॉर्नी जनरल का अदालत से यही कहना था जो उन्होंने इस्तदा की थी कि नए कानून के बाद आप लार्जर बेंच बनाएं, 3 रुकनी बेंच समाअत नहीं कर सकता, तो वो इस्तदा उनकी नहीं मानी गई और 3 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब ने बरकरार रखा है, जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। और कल की समाअत के लिए तमाम जो मुतल्लिका फ़रीक़ैन हैं उन्हें नोटिस कर दिया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब जिन्होंने आखिरी जो 6 जून को समाअत हुई थी उसके बाद कुछ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ये कहा था कि अगर लार्जर बेंच ना बना तो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करेंगे। तो देखना ये होगा कि कल क्या जो अटॉर्नी जनरल होता है, वफाकी हुकूमत का भी नुमाइंदा होता है, क्या वो अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट करते हैं नहीं करते, ये कल की अदालती कार्रवाई में ही पता चल पाएगा। और जो कल जिस तरह आपने कहा कि हो सकता है कि वो बाइकॉट करें अगर उन्होंने इस तरह कोई इंदिया दिया, लेकिन अगर कल की जो अगर हम बात करें तो एक तो ये कि ये नजरसानी इलेक्शन कमीशन दरख्वास्त और दूसरी जो बिल के खिलाफ दरख्वास्तें हैं तीनों, तो ये कल दोनों पे ही समाअत होनी है और ये दोनों ही 3 रुकनी बेंच ही करेगा। जी बिल्कुल, इन दोनों केसेस को क्लब कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया है और इसमें जो लग रहा है कि पहले जो दरख्वास्त प्रोसीड किया जाएगा वो जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की दरख्वास्त है उसको प्रोसीड किया जाएगा। अगर जो अदालत का आखिरी हुक्मनामा है जो तहरीरी तौर पे जारी किया गया, चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने वो तहरीर किया था, उसके मुताबिक तो ये लग रहा है कि सबसे पहले जो नजरसानी की दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन की, जिसमें उनके जो वकील हैं सजील सवाती साहब वो दलाइल दे रहे हैं, अभी तक तो उन्होंने अदालत के दायरा अख्तियार के हवाले से कि नजरसानी का दायरा अख्तियार कितना होता है उसी पर दलाइल दिए हैं। फर्दर वो अपनी नजरसानी की दरख्वास्त के हवाले से कि जो नई चीज़ें हैं जो है वो सामने आई हैं, जो नए इंसिडेंट हुए हैं उसके हवाले से भी उन्होंने दलाइल देने हैं। तो लग तो यही रहा है कल पता चलेगी जब कल समाअत 3 रुकनी बेंच करेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमें सारी सूरत हाल के हवाले से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम का भी वक्त ख़त्म होता है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन, बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज, 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। गुजरात रज़ाक में यूँ कह रहा हूँ कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो, क्योंकि बोल रखता है
खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।